हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हमें बात करनी है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की। सिलेबस में हम आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज हम चैप्टर 5 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमें बात करनी है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग भी है। साथ साथ इसमें हमें बात करनी है ऑब्जेक्टिव्स की, डेफिनेशंस की, अथॉरिटीज़ की, ऑफिसर्स, प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले इसमें आता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो नारकोटिक ड्रग का मतलब है जैसे कि नारकोटिक सब्सटेंस होते हैं, ओपियम हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, ये किस में आता है? नारकोटिक में आते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे माइंड की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, उनकी जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, वो थोड़ा चेंज हो जाती है। तो क्या है कि माइंड डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं, हैबिट क्रिएट करते हैं किसी भी पर्सन में, तो इनको रोकने के लिए और इनका यूज, क्योंकि इनका यूज होना भी जरूरी है, मेडिसिन हमारी बनती हैं, लेकिन इनका कोई मिसयूज ना हो उसके लिए क्या बनाया गया था? एक्ट बनाया गया था, जो 1985 में आया था। ठीक है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो पार्लियामेंट है, उनके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के ना तो इन सब्सटेंस को प्रोडक्शन में यूज कर सकता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, ना ही कल्टीवेशन करेगा, ना ही सेल करेगा, ना ही परचेज करेगा, और ना ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इनके लिए आपको क्या करना है? आपको आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, स्टोरेज भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि कहीं ना कहीं लोगों को, जो ये लोग इसका मिसयूज करते थे नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, वो ना हो। ठीक है, तो ये एक्ट थे जो अभी हमारा क्या है, अभी इसलिए बने हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं, एक तो अवेयर रहें, दूसरी बात इन चीजों से एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मतलब बिना परमिशन के अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली सी बात है आपको पेनल्टीज और ऑफेंस भरने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है या फिर अगर आप फॉरेन में है तो आपके लिए ये एक्ट लागू नहीं होता है। आप तो ऐसा नहीं है, आपके लिए यानी सबके लिए ये लागू होता है, चाहे कोई ट्रैवल कर रहा है या फिर चाहे कोई फॉरेन कंट्री में है, तो सभी के लिए क्या है, एक्ट लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्सन के लिए लागू है तो किसी पर्सन के लिए लागू नहीं है, सभी के लिए लागू है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेनली हमारा क्या है, ये जो सेंट्रल एक्ट ऑपियम एक्ट आया था 1857 में। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्च हुआ 1878 में, उसके बाद डेंजरस ड्रग 1930 में आया था। ये लॉन्ग टाइम से ये मतलब चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजिंग हुए होंगे इसमें, सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ चेंज किए गए होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रग ट्रैफिक या फिर ड्रग एब्यूज के अकॉर्डिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी है इसमें चेंजेस हुए होंगे। अभी मैंने बता दिया है आपको कि नेशनली भी यूज होते हैं और इंटरनेशनली में भी एक्ट यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल है तो एक्ट फॉलो नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद फिर इसमें कुछ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये स्टेबलाइज हुआ था 14 नवंबर 1985 में। ठीक है, और इसको क्या है कि इसका जो लाइसेंस होता है, क्योंकि अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या फिर आप सेल करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से।
नेक्स्ट इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि लोग अवेयर रहें और लोग इसके जो मिस यूज करते हैं उसे ना करें। ठीक है, तो मिस यूज होना मतलब कि कोई भी ले रहा है, फिर हैबिट हो जा रही है, उसके बाद फिर कंटिन्यू यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस एक्ट का जो मेन एम था वो यही था कि इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए और जहाँ पे इनका नेसेसरी यूज है सिर्फ वहीं पे यूज किया जाए। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था आपका नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का, वो था कि जितने भी नारकोटिक ड्रग से रिलेटेड जितने भी लॉ अमेंडेंट आए हैं उनको कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि एक बार आप क्या करें, रेगुलर फॉलो करें, ठीक है, चेक करें, अवेयर करें और उसके बाद फिर यूज करें। नेक्स्ट इसमें आता है, उसके बाद इसका जो मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था कि जो भी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या इससे रिलेटेड जो मैटर्स से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन आए उनको कंट्रोल करे और रेगुलेट करे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब आप समझते होंगे किसी पर्सन को किसी चीज की लत लग जाना, जैसे कि शराब की लत लग जाना या फिर नारकोटिक जैसे गांजा हो गया, ठीक है, ओपियम हो गया, कोका डेरिवेटिव्स हो गए, मतलब इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं जो हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं। तो एडिक्ट्स हम उसी को बोलते हैं जब हमें किसी नारकोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का हैबिट हो जाती है रेगुलर यूज करने की। उसके बाद कैनाबिस। कैनाबिस को हम हैम्प भी बोलते हैं, इसमें कुछ आते हैं जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया। तो कैनाबिस में सबसे फर्स्ट देखेंगे चरस क्या होता है। तो ये क्या होता है, सेपरेट रेजिन्स होता है, क्रूड भी हो सकता है फॉर्म में और प्यूरिफाइड फॉर्म में भी हो सकता है, जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैनाबिस प्लांट से ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसका जो रेजिन्स होता है उसको हम हैशिश ऑयल बोलते हैं। ऑयल भी होता है और पाउडर में भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है गांजा। तो गांजा क्या है, फ्लावर है, फ्रूट है और ये कोई सीड्स नहीं है, ये कैनाबिस प्लांट का टॉप वाला पार्ट होता है, उसमें फ्रूट भी इंक्लूड हो सकता है या फिर फ्लावर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कोका डेरिवेटिव्स। तो ये क्या होते हैं, क्रूड कोकेन इसमें इंक्लूड रहता है, जो जिसमें इसमें जो मैंने अभी बताया क्रूड कोकेन में इसमें मेनली क्या होता है, मिथाइल ईस्टर और बेंजोइल इकोगोनिन होता है या फिर इसका सॉल्ट भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है ओपियम। ठीक है, ये क्या है, कोगुलेटेड जूस है, जो कहाँ से होता है, ओपियम पॉपी से हमें मिलता है। ठीक है, ये मिक्सचर हो सकता है, यानी कि ये मिक्सचर में फॉर्म हो सकता है विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल। न्यूट्रल मटेरियल मतलब वाटर टाइप का होता है, तो वाटर के बिना भी मिल सकता है और वाटर के साथ भी ये मिल सकता है। नारकोटिक एक्ट को फुलफिल कराने के लिए यहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाए गए जिसमें मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इन रूल रेगुलेशंस को फॉलो कराने में हेल्प करते हैं। हेल्प का मतलब यहाँ पे क्या है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नारकोटिक सब्सटेंस के मिसयूज ना होने का ध्यान रखते हैं और लोग उस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है 17 मार्च 1986 में ये स्टेबलाइज हुआ था। आप इसको 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं और इसमें जो फुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था एनडीपीएस ने, वो आपका एनसीबी ने ही किया था। कब किया था, 1985 में। ठीक है, मतलब फुल इम्प्लीमेंटेशन जो होना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है तो मेनली ये क्या है, इंटेलिजेंसी एजेंसी है इंडिया में, मतलब जो क्या कराती है, लॉ को फुलफिल कराने के लिए हेल्प करती है और ध्यान रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ डेफिनेटली सी बात है, अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो तो उसमें कुछ अथॉरिटीज रहे होंगे, ऑफिसर्स होते होंगे जो ये रूल रेगुलेशन को या फिर किसी नारकोटिक सब्सटेंस का मिसयूज ना हो उसको चेकआउट करें। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्या करता है, जो भी नारकोटिक ड्रग्स हैं उनका मिसयूज ना हो, कोई उनको मतलब गलत तरीके से यूज ना करे, इस चीज से
प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो साथ में काम करते हैं। दे अपॉइंट नारकोटिक कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर्स। बट ये जो ऑफिसर्स, नारकोटिक कमिश्नर और जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो ऑफिसर्स है ये वही होते हैं जो उनके क्वालिफिकेशंस, मतलब जो इन पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन या एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन सुटेबल होती है वही इसमें ऑफिसर्स ऐड होते हैं। ये इनके मेन फंक्शन क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट तो यही हो गया कि अगर ये सुपरविजन करते हैं कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी, ठीक है, ओपियम पॉपी का जब कल्टीवेशन होते हैं तो उसका सुपरविजन करते हैं। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, ठीक है। थर्ड इसमें आता है एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी। एक एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है जो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइज, मतलब कमेटी जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइज लेती है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, कैसे करना है, आगे क्या पॉलिसीज बनानी है, फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये किसके साथ एडवाइस लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस लेती है मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे लागू करना है, लोगों को कैसे अवेयर करना है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में ये होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, यानी कि क्या क्या प्रोहिबिट करना है, नहीं करना है, क्या कंट्रोल करना है और क्या रेगुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आता है नो पर्सन विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल, यानी कि कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बात है जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नारकोटिक ब्यूरो है वो भी किसकी एडवाइस में चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस में ही चलता है। तो सबसे फर्स्ट, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप कल्टीवेशन नहीं करेंगे कोका प्लांट का, किसी भी पोर्शन को आप कट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, गैदर नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कल्टीवेशन ओपियम पॉपी एंड कैनाबिस, क्योंकि ये भी किस में आता है? आपका नारकोटिक सब्सटेंस में आता है, तो इनका भी कल्टीवेशन आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट भी आप नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है। इसमें यही लिखा गया है एनडीपीएस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस विद गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी कि इसको क्या है, इसको मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन किसकी परमिशन के लेने पे? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद ही आप इनको मेडिसिनल और साइंटिफिक यूज के लिए, आप पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अपने पर्सनल यूज के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइसेंस हो गया तो लाइसेंस किसके लिए होगा? सिर्फ पहली बात तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के होगा, और गवर्नमेंट के अप्रूवल में भी सिर्फ किसके लिए होगा? मेडिसिन बनाने के लिए या फिर किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने पर्सनल यूज को लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में कुछ नेचुरल और सिंथेटिक ड्रग आती हैं जो हमारे इमोशनल पे अफेक्ट करती है, यानी कि जो हमारे ब्रेन पे, माइंड पे, एक्टिविटी पे, ठीक है, थिंकिंग पे, डिसीजन पे अफेक्ट करती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, फार्माकोलॉजी में भी हमने पढ़ा है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव, स्टिमुलेंट और ट्रांसक्यूलाइजर। तो मतलब बात ये है कि देखिए ये हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि हम इनसे मेडिसिन बना रहे हैं, चाहे नेचुरली बना रहे हैं या फिर सिंथेटिक ड्रग को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर ले या फिर बिना लाइसेंस के लिए कर ले। डेट इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है, ये कानूनी अपराध है। तो कुछ ऑफेंस भी है इसमें। ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध, क्या क्या चीजें ऐसा है अपराध है। तो अगर आप जैसे ओपियम प्लांट है, पॉपी का प्लांट है, ओपियम है, या फिर कोका प्लांट है, या फिर कुछ अदर नारकोटिक प्लांट है जिसको आप बिना परमिशन के आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो डेट इज कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है अपराध, उल्लंघन करना, ठीक है, किसी भी प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में।
नेक्स्ट, इलीगल है किसी भी एनडीपीएस की डीलिंग करना, एक्सटर्नल, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट इज इलीगल। ठीक है, ये भी ऑफेंस है, आपको सजा भी हो सकती है और आपसे बहुत मतलब काफी फाइन भी ले सकते हैं, उसकी भी हम नीचे बात करेंगे पेनल्टीज में। नेक्स्ट इसमें आता है कि ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्लाइट में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे आपके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, या फिर आप कोई व्हीकल यूज करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मतलब एनडीपीएस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो ये भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे यही मेंशन किया गया, अलाउइंग यूज ऑफ प्रेमिसेस एंड व्हीकल फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, यानी कि अगर कोई व्हीकल आप यूज करते हैं वो भी बिना परमिशन के, लाइसेंस के, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो डेट इज ऑल्सो ऑफेंसेस, या फिर आप इसको अपराध भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर बिना परमिशन के कैबिन कैनाबिस प्लांट या फिर गांजा का अगर आप कोई भी सोर्स कर रहे हैं, तो डेट इज ऑल्सो कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी कि इसका साफ सीधा मतलब है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। पेनल्टीज की बात की जाए तो आपको 10 से 20 साल की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, कैद हो सकती है, या फिर आपसे फाइन लिया जा सकता है 1 से 2 लाख या फिर इससे ज्यादा भी। ठीक है, डिपेंड करता है एक्ट पे। नेक्स्ट फिर इसमें एक है आपका 5 ईयर की आपको जेल हो सकती है, या फिर आपका 50,000 का आपका फाइन आपसे लिया जा सकता है, यानी कि 50,000 का आपसे फाइन लिया जा सकता है। तो पेनल्टीज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो इसीलिए है कि लोग इनका यूज ना करें। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। सेकेंड क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाट इज द प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनडीपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज फॉर मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया और आगे आपको कितना प्रोसीड करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हमें बात करनी है एक और एक्ट की, जिसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो इसमें भी हमें बात करनी है ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, क्या प्रोहिबिशंस हैं, क्या ऑफेंसेस हैं, क्या पेनल्टीज है, तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.